हेलो मेरे प्यारे साथी, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब परीक्षा भी नज़दीक आ चुका है तो आप लोग लग जाइए एकदम तैयारी में। और हम आपके साथ हैं। हम साइंस की प्रैक्टिस करवाते रहेंगे और बीच बीच में हम और भी वीडियो लाते रहेंगे जो आपको लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको प्रिपरेशन में। तो चलिए आज मोटिवेशनल लाइन के साथ आज शुरू करना चाहता हूँ कि कोई भी काम असंभव तब तक लगता है जब तक हम सिर्फ उस काम के बारे में सोचते हैं। जिस दिन उस काम को हम अपने कर्मों में बदल देते हैं उसी दिन असंभव संभव में बदल जाता है। तो हाँ यार दोस्त, ये याद रखिए कि जब तक हम सिर्फ सोचते रहेंगे तब तक वो सिर्फ और सिर्फ असंभव ही दिखेगा और वह सपना ही रहेगा। जिस दिन उस सपना को सच करने के लिए अपने कर्म करना शुरू कर देंगे उसी दिन वह सपना क्या होगा, हकीकत में बदल जाएगा और असंभव संभव में बदल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि डैश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए, फेफड़ा को तो 2 भागों में विभाजित किया जाता है, गुर्दा को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ट्रेकिया ये तो विभाजित रहता ही नहीं है, और हृदय को क्या होता है, ये 4 भागों में विभाजित रहता है। देखिए हृदय जो है ये 4 भागों में ऐसे विभाजित रहता है, मान लीजिए राउंड फिगर में। और इधर जो होता है जो है ये बायां अलिंद होता है और इधर दायां अलिंद होता है। नीचे जो है यह बायां निलय होता है, वेंट्रिकल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये इस तरीके से रहता है, तो इधर लेफ्ट इधर राइट, चाहे ऊपर हो या नीचे दोनों, इधर लेफ्ट इधर राइट ही होगा। तो इसको अलिंद बोलते हैं, ठीक है। और इसको निलय बोलते हैं, यानी एन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो हिंदी है वो होता है ये जो होता है एट्रियम होता है और इसका जो होता है ये वेंट्रिकल होता है। तो इस तरीके से याद रखिए, इसको कह सकते हैं ये होता है अलिंद, ये होता है निलय, ठीक है। इसको बोला जाता है आर्ट्रियम और इसको बोला जाता है वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट साइड इधर होता है, राइट साइड इधर होता है। तो दायां अलिंद पूछेगा किधर है, तो दायां अलिंद इसको कहते हैं। दायां निलय कौन सा है, तो दायां निलय ये है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। तो विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करने का काम कौन करेगा, धमनी करेगा, क्योंकि इसका काम होता है हृदय से लेकर के शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना, यह धमनी का कार्य होता है। और सीरा का कार्य क्या है, सीरा का कार्य है कि पूरे शरीर में जो ब्लड है उस ब्लड को हृदय तक ले जाता है, वो दूषित कह सकते हैं रक्त को ले जाता है, ताकि पूरे शरीर में हृदय क्या करता है, उस रक्त को फिर साफ करके और फिर वह धमनी के रास्ते पूरे शरीर में भेज देता है। तो धमनी का काम है शुद्ध रक्त को ले जाना, और अशुद्ध रक्त को ले जाना किसका काम होता है, ये सीरा का काम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि हृदय चक्र क्या है। तो हृदय चक्र क्या है, हृदय चक्र देखिए, हृदय क्या होता है, पंप होता है, वो संकुचित होता है और शिथिल होता है। तो कह सकते हैं कि हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र कहा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेता है तो वह अधिकांशता उत्सर्जित करेगा। देखिए प्रोटीन जो है एमिनो एसिड का बना होता है, तो इसके लगता होगा कि ये इसका आंसर एमिनो अम्ल होगा, पर एमिनो अम्ल नहीं होगा, क्योंकि जो उत्सर्जित करता है वो यूरिया सबसे अधिक, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि यूरिया किस में पाया जाता है, पेशाब में पाया जाता है यूरिक अम्ल। तो यूरिया सबसे अधिक मात्रा में ये जैसे उत्सर्जित करता है शरीर। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समजात कहलाती है, समजात अंग। मतलब कह रहा है कि एक ही प्रकार के भ्रूणीय प्रक्रिया से बना हुआ, इसका मतलब है कि दोनों जात एक ही होगा, इसीलिए समजात हो गया। अर्थात कह सकते हैं जैसे मनुष्य का दोनों हाथ, तो हाथ तो हाथ एक जात है, पैर एक जात है, तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य का 2 हाथ हो गया, या कुत्ते का आगे वाला 2 पंजा हो गया। तो ये सब क्या है, दोनों है, पंजा है तो दोनों का दोनों पंजे होगा, तो जात तो एक ही हुआ। लेकिन ये समरूप अंग क्या होता है, समरूप अंग का मतलब होता है कि काम एक ही हो रहा है, जैसा कि चलने वाला काम हो रहा है, तो चलने वाला तो काम हो रहा है, लेकिन 2 अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से दिखता है, तो वो दिखता अलग है लेकिन काम दोनों एक ही करता है, तो उसको कहते हैं समरूप। समजात का मतलब हो गया जैसे मनुष्य का हाथ, तो हाथ एक जात है, पैर एक जात है, तो है तो जात लेकिन हाथ दोनों एक ही जैसा रहेगा, जात दोनों एक ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये समजात अंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें हो जाता है दोनों काम एक जैसा करता है लेकिन अलग अलग दिखता है, ये दोनों एक ही जात का होता है, एक ही जैसा दिखता है, काम भी एक ही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि ओजोन अपक्षय
पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौते डैश को अपनाया गया। देखिए इसमें जो है ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, कौन सा किसके लिए है ये भी याद रखना है, और हम क्रम से बता रहे हैं इस तरीके से ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले नंबर देखिए कि सबसे पहले नंबर ये 4 गो डेट याद रखना है कि एक 1982, इसमें 5-5 साल जोड़ते जाएंगे। 1987, चलिए हम इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया सबसे पहला हो गया 1982 लिखना है। कितना? 1982 में पहला हुआ, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1987 हो जाएगा। और इसमें फिर 5 जोड़ेंगे तो 1992 हो जाएगा, और इसमें फिर 5 जोड़ेंगे तो 1997 हो जाएगा। इस तरीके से 5-5 साल में जैसे मीटिंग हुआ था, तो ये हुआ था नैरोबी केन्या में। कहाँ हुआ? नैरोबी में। और यह पर्यावरण बचाने के लिए था, तो ये पर्यावरण बचाने के लिए नैरोबी में हुआ था। इसको कह सकते हैं कि पर्यावरण बचाने के लिए, ये हो गया। ये याद रखिए 1982 में हुआ था। 1982 में कौन सा हुआ? तो नैरोबी केन्या में यह हुआ था। उसके बाद 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, और यह ओजोन परत संरक्षण से था, ओजोन परत के संरक्षण से था। और 1992 में जो हुआ था यह हुआ था रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और यह क्या था? यह पृथ्वी सम्मेलन था। कौन सा था? पृथ्वी सम्मेलन। और 1997 जो हुआ था यह क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। यह CO2 को कम करने के लिए हुआ था। किसको? CO2 को कम करने के लिए। इस प्रकार से याद रखिए 1982 में नैरोबी केन्या में हुआ था। यह क्या था? तो यह एक पर्यावरण बचाने के लिए था। 1987 में जो हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जो ओजोन परत की क्षरण के रक्षण के लिए था। और 1992 में जो हुआ था 5 साल बाद, हुआ था रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है। और 1997 में होने वाला था क्योटो प्रोटोकॉल CO2 के लिए। तो ये चारों सीरीज याद रखिए, 82, 587, 592, 597। और उसके बाद इसको नैरोबी, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद जाकर के हुआ रियो डी जेनेरियो, उसके बाद हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। और सबसे पहला पर्यावरण बचाने के लिए था, उसके बाद ओजोन बचाने के लिए, उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन, उसके बाद जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड को संरक्षण के लिए था। ठीक है। इस प्रकार से सीरीज में याद रखिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि NGT का नाम क्या है? देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका होता है फुल फॉर्म। और इसके जो अध्यक्ष हैं NGT के, वह 2010 में ही बने थे, आदर्श कुमार गोयल। कौन से हैं? आदर्श कुमार गोयल जी हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये याद रखिए। और इसका गठन कब हुआ था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का? तो ये 2010 में हुआ था। कब हुआ था? 2010 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि सही युग्म का चयन करना है इसमें, कि प्राकृतिक बहुलक। देखिए प्रोटीन, रबर, सेल्यूलोज, स्टार्च, इसको हम कृत्रिम ढंग से नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल सही है कि यह प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है। और संश्लिष्ट बहुलक देखिए प्लास्टिक, पॉलीथीन और नाइलॉन। नाइलॉन सबसे पहला संश्लिष्ट है, कृत्रिम ढंग से इसको बनाया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं संश्लिष्ट बहुलक है प्लास्टिक, पॉलीथीन और नाइलॉन। ये क्या है? ये सब संश्लिष्ट है। और उसके बाद कह रहा है क्या? अर्ध संश्लिष्ट बहुलक है रेयन, बल्कनीकृत रबर। ये भी सही है। अर्थात A, B, C तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही है। इसको याद रखिए कि क्या कौन कौन सा इसके उदाहरण पूछ लेता है कि ये प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से हैं? प्रोटीन, रबर, सेल्यूलोज और स्टार्च। ये क्या है? प्राकृतिक रबर है, बहुलक हैं। और संश्लिष्ट बहुलक की बात करेगा तो प्लास्टिक, पॉलीथीन और नाइलॉन। और उसमें भी पूछेगा कि सबसे पहला संश्लिष्ट बहुलक कौन सा है? तो नाइलॉन हो जाएगा। ठीक है। और अर्ध संश्लिष्ट बहुलक जो है रेयन, बल्कनीकृत रबर है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका D सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह प्लास्टिक जिसे एक से अधिक बार गर्म करके ऐच्छिक आकार में ढाला जा सकता है क्या कहलाता है? देखिए एक से अधिक बार कह रहा है कि एक ऐच्छिक आकार में ढाला जा सकता है एक से अधिक बार। तो एक से अधिक बार जो होगा उसको क्या कहेंगे? देखिए 2 प्रकार का होता है, एक होता है थर्मोसेटिंग, एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक में अंतर समझिए क्या होता है कि थर्मोप्लास्टिक होता है इसको बार बार मुलायम करके, मतलब मुलायम कर सकते हैं। यह रासायनिक परिवर्तन होता है। एक बार सिर्फ थर्मोप्लास्टिक जो होता है इसको बार बार हम कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग जो होता है इसको मात्र एक बार करते हैं। तो थर्मोसेटिंग को कहेंगे एक बार,
एक बार इसको कर दिए गर्म तो फिर यह दोबारा नहीं होगा। और थर्मोप्लास्टिक जो होता है यह बार बार मुलायम हो सकता है, तो इसमें कहेंगे ये हो जाएगा बार बार। ये सेटिंग वाला एक बार सेटिंग हो गया तो उसके बाद दोबारा फिर उसको हम मुलायम नहीं कर सकते, लेकिन प्लास्टिक जो होता है इसको बार बार हम क्या कर सकते हैं, बार बार मुलायम हम कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए दोनों में अंतर क्या है। थर्मोसेटिंग, सेटिंग का मतलब एक बार सेट हो गया फिर वो दोबारा नहीं होगा, और उसके बाद प्लास्टिक की बात करेगा तो प्लास्टिक बार बार हो सकता है। यह भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल कौन सा है? तो इसमें पूछ क्या रहा था कि धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है? तो जब इसमें धारा का प्रवाह होगा तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको अपघट्य, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइटिक कहेंगे। अब देखिए, अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइटिक दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक एक होता है गैर इलेक्ट्रोलाइटिक, तो H2SO4 जैसे हो गया जिसमें करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, H2SO4 HCl ये सब में करंट प्रवाहित होगा, तो ये सब हो गया इलेक्ट्रोलाइट। गैर इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी कार्बनिक पदार्थ होंगे, जैसे होंगे हाइड्रोकार्बनिक पदार्थ, जैसे H2O हो गया, उसके बाद कार्बन के जो भी कार्बनिक पदार्थ होंगे वो सब कार्बन हाइड्रोजन से बने होंगे, वो सब जो है गैर इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट में याद रखिए कि जिसमें करंट प्रवाहित होगा इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें नहीं होगा वो सब कार्बनिक, वो सब हाइड्रोकार्बन के हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे हो गया H2O हो गया, या फिर हाइड्रोकार्बन के जितने भी हो जाते हैं वो सब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेकेलाइट होता है एक, बेकेलाइट क्या होता है? इंसुलेटर होता है। बेकेलाइट क्या होता है? एक इंसुलेटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग के इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बहुलक यानी पॉलीमर होता है जिसे कार्बन या बॉन्डिंग शामिल होता है। तो कार्बन या बॉन्डिंग इसमें शामिल होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, ये जो है कार्बन बॉन्डिंग से शामिल होता है, इसमें कौन सा होता है? तो फ्लोराइड इसमें शामिल होता है। अब देखिए, ये फ्लोराइड शामिल होता है तो इसमें क्या करा है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है? जैसे कुकर का जो पकड़ने वाला होता है ना, वो होता है टेफ्लॉन का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा था कि यह एक बहुलक पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन की कौन सी बॉन्डिंग होता है? फ्लोराइड इसमें रहता है। ठीक है, फ्लोराइड के द्वारा ये बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर क्वेश्चन क्या कर रहा था। क्वेश्चन कर रहा था कि डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक का गुण है? तो समस्थानिक का गुणता कहता है, समस्थानिक जैसे हो गया कार्बन हो गया। ठीक है, स्थान दोनों का 6 ही होता है, और इधर होता है एक 12 और 14, इसका भार अलग अलग होता है। तो इसके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। क्या द्रव्यमान समान है? बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो गया। कहता है उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो क्रमांक देखिए सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, भौतिक गुण भिन्न प्रदर्शित करते हैं। देखिए 12 है 14 है, तो भौतिक गुण तो बिल्कुल अलग होगा इसका, तो ये तो भी सही है। कराइए समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, तो दोनों कार्बन है तो कार्बन का रासायनिक गुण तो एक ही जैसा होगा, तो दोनों का कार्बन का रासायनिक गुण, दोनों कार्बन है तो एक ही जैसा होगा। तो इस प्रकार से 3 भी सही है, तो कह सकते हैं इसमें 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि किसी पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो किसी पिंड के अपनी माध्य, देखिए यहाँ पर कोई पेंडुलम है, ऐसे लटका दिए हैं। ठीक है, इसको यहाँ से लटका दिए, तो ये मान चलिए कि यहाँ तक गया और ये यहाँ तक गया, झूला जैसे होता है। ठीक है, पेंडुलम है। तो क्या कह रहा है कि किसी पिंड के अपनी माध्य स्थिति के अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अधिकतम विस्थापन होगा, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो जाएगा ये अधिकतम विस्थापन हो रहा है। तो इस दोनों के बीच की जो दूरी होता है इसको आयाम बोला जाता है। क्या कहा जाता है? आयाम बोला जाता है। तो इस तरह के से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है। किस स्थिति में शून्य होता है? तो लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है। तो सबसे पहले नंबर देखिए क्या होता है, आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जैसे पेंडुलम है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ अधिकतम होता है। तो ये जो इसमें जो है क्या क्या चीज़ अधिकतम होगा वो याद रखना है कि इसमें जो है
यहाँ पर बेग क्या हो जाएगा, बेग यहाँ पर न्यूनतम हो जाएगा, न्यूनतम कह सकते हैं कि शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर आने के बाद फिर लौटना है इसको, तो यहाँ पर बेग शून्य होगा तभी तो लौटेगा। तो यहाँ बेग शून्य हो जाता है और गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, क्योंकि इसकी गति भी शून्य हो जाती है। बाकी कुछ भी पूछ ले, विस्थापन पूछ ले, त्वरण पूछ ले, प्रत्यायन बल पूछ ले, ये सब अधिकतम होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या अधिकतम होगा, सिर्फ बेग और यहाँ पर गतिज ऊर्जा को छोड़ करके, बेग और गतिज ऊर्जा को छोड़कर बाकी सभी के सभी अधिकतम होंगे। बेग और गतिज ऊर्जा क्या होंगे, शून्य होंगे। बाकी जो कुछ भी यहाँ होगा उसका उल्टा कर देना है। तो एक ही चीज याद रखिए कि यहाँ पर जो होगा दोनों छोर पर बेग और गतिज ऊर्जा शून्य होगा, बाकी सब यहाँ अधिकतम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेग और गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा, बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। इस तरीके से वाइस वर्सा याद रखिए। पूछता है कि एक मतलब ये बीच में पूछता है और यह दोनों छोर पर पूछता है क्या क्या होता है, और इसके बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, आयाम बोला जाता है। और देखिए इस तरीके से इसका चलता है तरंग। तो इसका कह सकते हैं, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्रृंग। ठीक है, इसको श्रृंग बोलते हैं और नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। तो श्रृंग और गर्त, या तो दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसी को तरंगदैर्घ्य बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी जो होती है, बीच की लंबाई होती है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है तरंगदैर्घ्य। लेकिन ये पेंडुलम वाला में जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होता है इसको बोला जाता है आयाम। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा है कि सरल लोलक के आवर्तकाल एवं गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है। तो सरल लोलक के आवर्तकाल और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला रहता है, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। क्या होता है, रूट अंडर एल बाई जी। तो इसमें से देखिए कौन सा मिल रहा है, तो इसको हम रूट अंडर को इस पार ले आएंगे तो इसको हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा एल बाई जी। और 2 पाई तो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए 2 पाई को नहीं लिखा गया, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। और इस फॉर्मूला पर देखिए कैसे भी घुमा सकता है, यहाँ पर टी बराबर 2 पाई इंटू रूट एल बाई जी होता है, तो यहाँ लिख सकता है टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, रूट अंडर एल बाई जी। तो अब देखिए यहाँ पर कहीं पर दे देगा टी बटे 2 पाई, टी बटे 2 पाई बराबर लिख सकता है रूट अंडर एल बाई जी। तो ये भी संबंध याद रखिए। ठीक है, या तो ये भी कर सकता है, इसको यहाँ नीचे ले आएगा और इसको इधर लेके चला जाएगा, किसी भी प्रकार से घुमा सकता है, आपको टेंशन नहीं लेना है, उसको सीधा करके अपना क्या करना है, आंसर बता देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि संवहन होता है, संवहन होता है किस में, ठोस में, द्रव में, गैस में, द्रव तथा गैस दोनों में। तो संवहन देखिए 3 प्रकार का होता है, एक होता है चालन, ठीक है, चालन, उसके बाद होता है एक संवहन और तीसरा होता है विकिरण। तो देखिए चालन ठोस का गुण है, किसका गुण है, चालन ठोस का गुण है। संवहन ये द्रव और गैस में चल सकता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे होता है सूर्य का प्रकाश, इसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। या फिर कोई बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी करने वाला है, हीट एनर्जी देने वाला है, तो वो सब विकिरण विधि से हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें जो संवहन होता है वह द्रव और गैस का गुण होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, अगला क्वेश्चन करें, यदि एक द्रव को भारहीनता की स्थिति में गर्म करें तब ऊष्मा का संचरण होता है। देखिए भारहीनता की स्थिति में, भारहीनता की स्थिति है तो वहाँ तो ऑक्सीजन होगा ही नहीं, ऑक्सीजन होगा जहाँ, वहाँ तो भारहीनता हो ही नहीं सकता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो हम कह सकते हैं इसको कि इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो ना तो इसमें चालन होगा, ना विकिरण होगा, ना संवहन होगा। वहाँ पर गर्म करेंगे तो ऊष्मा का संचरण होना संभव ही नहीं है, क्योंकि भारहीनता की स्थिति है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ना तो संवहन होगा, ना विकिरण होगा, ना चालन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। तो ये क्वार्टज क्रिस्टल जो होता है यह किस प्रभाव पर होता है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है, याद रखिएगा। जैसे सौर प्लेट हो गया, वो तो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है घड़ी का क्वार्टज। बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कि एक उष्मागतिक प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह डैश प्रक्रिया कहलाती है। तो वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, तो वह कहलाती है सममितीय। मितीय मतलब आयतन जिसका सममिति एक ही रहेगा, आयतन एक ही रहेगा। समदेशिक मतलब एक ही देश में। रुद्धोष्म मतलब इसमें कहता है रुद्धोष्म में क्या नियत रहता है, तो रुद्धोष्म में रहता है उष्मा नियत रहता है। इसमें क्या नियत रहता है, तो उष्मा इसमें नियत रहता है। और समदाब में दाब नियत रहता है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।